गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और हमारी जो आज की क्लास होगी वो होगी बाइलिंगुअल फॉर्म में। हमारे आज के क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है और ये आप कह सकते हैं कि चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर, संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जो लिखने की प्रणाली होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। मतलब किसी भी नंबर को किस तरह से लिखा जा रहा है सिस्टमैटिक ढंग से, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कहेंगे। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का संग्रह जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति, या उसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में यहाँ पर हम लोग दो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा है रोमन नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही पुरानी प्रणाली है यानी कि सिस्टम है। उसके बाद आया है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग रोमन नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। रोमन नंबर सिस्टम जो है वो है सबसे पुरानी सिस्टम है यानी कि प्रणाली है जिसमें हम लोग 7 सिंबल का यूज़ करते हैं। यानी कि रोमन नंबर में हम लोग कितने टोटल सिंबल का यूज़ करते हैं, 7 सिंबल का यूज़ करते हैं। वो 7 सिंबल्स कौन कौन है, I, V, X, L, C, D और M। नंबर सिस्टम में टोटल 7 सिंबल का रोमन नंबर सिस्टम में टोटल 7 सिंबल का यूज़ करते हैं और वो 7 सिंबल हैं I, V, X, L, C, D और M। I यानी कि 1, V 5, X से 10, L 50, C 100 और D 500 और M जो हो गया हमारा 1000 हुआ। यानी कि यहाँ I किसको डिनोट कर रहा है, 1 को डिनोट कर रहा है, V किसको डिनोट कर रहा है, 5 को डिनोट कर रहा है और 10 को डिनोट करता है कौन, X डिनोट करता है और 50 को L और 100 को C और 500 को D और M किसको डिनोट करता है, 1000 को डिनोट करता है। यानी कि रोमन नंबर सिस्टम जो है हमारी सबसे पुरानी पद्धति या प्रणाली है जिसमें 7 सिंबल का यूज़ किया जाता है। और ये 7 सिंबल कौन कौन हो गए, I, V, X, L, C, D, M, ठीक है। और ये जो 1, 5, 10, 50, 100 ये हमारे अभी के प्रणाली यानी अभी के सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे रोमन नंबर सिस्टम है उसमें क्या होता है, I1 को लिखने के लिए हम लोग I करते हैं, ठीक है। और ये जो I है, I, X, उसके बाद हो गया C और M, ये चारों को हम लोग लगातार कंटिन्यूसली 3 टाइम्स जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और V, L और D इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई संख्या लिखना होता है रोमन नंबर में तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, VCDO जो होता है VLD जो होता है उसको हम लोग 1 टाइम यूज़ करते हैं और IXCM को क्या करते हैं, कंटिन्यूसली 3 टाइम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग को 2 लिखना है तो 2 के लिए क्या करेंगे, I को 2 बार लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह 3 को लिखने के लिए क्या किए, 3 टाइम्स I लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन अब 4 को लिखने के लिए क्या कर रहे हैं, 4 को लिखने के लिए करते हैं I और V, तो V यानी कि 5 और I हो गया 1। तो जब भी क्या करते हैं कि कोई भी नंबर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर है उस नंबर के राइट साइड अगर कोई छोटा नंबर लिखते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेफ़्ट साइड कोई स्मॉल नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ V है तो V के लेफ़्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, तो V के लेफ़्ट में लिख रहे हैं तो यानी कि वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 5 है, 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। उसी तरह अगर 6 लिखना होता है तो V के साथ क्या करेंगे, +1 यानी 5 के साथ 1 ऐड करना है तो यहाँ पे I लिख देंगे। जैसे ही राइट साइड लिखे तो यहाँ क्या हो गया, ऐड हो गया और ऐड होते ही ये क्या हो गया, 5 + 1 = 6 हो गया, ठीक है। और रोमन नंबर में बार का मतलब होता है, बार को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बार का मतलब होता है
मल्टीप्लाई 1000, यानी कि जब भी अगर भी है तो भी पे अगर बार लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1000, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े, रोमन नंबर जो है सबसे पुरानी नंबर सिस्टम है, यानी संख्यांक प्रणाली है जिसमें टोटल 7 सिंबल का यूज़ करते हैं। टोटल 7 सिंबल जो हो गए वो कौन कौन से हो गए, IVXLCDM। ठीक है, और जिसमें IXCM को लगातार हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन VLD को हम लोग केवल एक बार ही लिख सकते हैं। और कोई भी नंबर के राइट साइड अगर हम स्मॉल नंबर को लिखते हैं तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड लिखेंगे तो वहाँ पर वो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स हैं। ये टोटल 10 डिजिट्स हो गए, ये डिजिट्स हो गए कितने, 10। ये 10 डिजिट्स के कारण ही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और रोमन नंबर सिस्टम का यूज़ करना लोग बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़ीरो को डिनोट करने के लिए कोई भी सिंबल का यूज़ नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर हम लोग अब डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग जिस भी सिस्टम का यूज़ करते हैं वो हमारा क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिंदू अरबी सिस्टम कहते हैं। हिंदी में इसको हिंदू अरबी सिस्टम कहते हैं। और इसको हम लोग बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहते हैं, बेस 10 सिस्टम। बेस 10 सिस्टम क्यों कहते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसमें पहले होता है 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर 1s के जगह पे क्या हो जाता है 1, 10s यानी कि 10 का मल्टीप्लिकेशन, 100 की जगह 100 का मल्टीप्लिकेशन, और 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन, और 10,000 है तो 10,000 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बेस क्या हो जाता है 10 टू द पावर 0। किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 लगाया जाता है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो 10 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हो गया 10 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 10 हो गया, बेस हमारा क्या है 10 है। फिर यहाँ क्या है 10 टू दी पावर 2 करेंगे तो 100 होता है, तो यहाँ भी हमारा बेस क्या हो जाता है 10 ही है। फिर यहाँ 10 टू दी पावर 3, इसको 10 टू दी पावर 4 लिखते हैं। तो यहाँ सभी जगह क्या हो रहा है, हमारा बेस क्या हो रहा है 10 बेस हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस 10 सिस्टम कहते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, रोमन नंबर सिस्टम के बाद आया है, जो कि एक नया प्रणाली है, और इसमें टोटल 10 डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, दार्शनिक संख्यांक प्रणाली, जिसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं बेस 10 सिस्टम। बेस 10 सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो बेस होता है यानी कि आधार होता है वो 10 होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स यानी संख्याओं के जो वैल्यू हैं, अब उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग संख्या के दो तरह से वैल्यू निकालते हैं, एक होता है फेस वैल्यू और दूसरा होता है हमारा प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक मान, यानी कि द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर, यानी किसी भी नंबर में किसी डिजिट का, अंक का कोई एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो बताया जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फेस वैल्यू, यानी कि वास्तविक मान कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग मान लेते हैं 2, 4, 7, 8 है। ठीक है, 2, 4, 7, 8 है, तो इसमें हम लोग पूछा जा रहा है, मान लो कि हमारा फेस वैल्यू 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो 4 का हमारा फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मान हुआ वो चेंज नहीं हुआ, मतलब 4 है तो 4 ही रह गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू यानी कि वास्तविक मान कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जातीय मान, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं अंकित मान, या इसको कह सकते हैं शुद्ध मान। तो इसको शुद्ध मान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंक का जो मान होता है वो कभी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध मान कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है,
The value represented by a digit in a number on the basis of its position in the number. किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है। यानी कि किसी भी अंक, यानी कोई डिजिट है, ठीक है, जैसे ये 2, 4, 7, 8 ये एक नंबर है टोटल, ठीक है, इसमें से किसी एक अंक का वह मान जो किसी भी स्थान विशेष के कारण बदल जाता है। यानी देखो ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस, ये 100, ये 1000 प्लेस पे है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या होगा। तो ये 100 प्लेस पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 400। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अंक का जो मान हो गया वो चेंज हो गया है, यानी डिजिट यहाँ पे 4 की जगह 400 हो गया है। तो जैसे ही ये 400 हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, प्लेस वैल्यू ये इसका हो गया। और जब अगर चेंज नहीं होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी भी संख्या में इकाई के अंक का स्थानीय मान एवं अंकित मान जो होता है वो क्या होता है, हमेशा समान होता है। यानी कि ये दोनों संख्या है, ठीक है, ठीक है, ये 2, 4, 7, 8 है। तो इसका जो वंस प्लेस पर जो है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जैसे 8 है तो 8 का प्लेस वैल्यू 8 × 1 होगा, क्योंकि वंस है तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 1 = 8 ही हो जाएगा, और फेस वैल्यू 8 ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, हमेशा बराबर होता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, किसी संख्या में 0 का जो होता है स्थानीय मान, यानी कोई संख्या है, मान लो 5080 है, ठीक है, तो उसमें 0 का स्थानीय मान जो होता है और अंकित मान यानी फेस वैल्यू वास्तविक मान जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। जैसे इसका 0 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 0 × 1 = 0, यहाँ पे 0 × 100 करेंगे तो भी क्या होगा, 0 ही होगा। और इसी का अगर फेस वैल्यू निकालते हैं तो 0 का फेस वैल्यू क्या होगा, 0 ही हो जाएगा दोनों जगह। तो क्या हुआ यहाँ पर, दोनों कंडीशन में पहला कंडीशन है कि जब भी कोई एक नंबर है उसमें से किसी भी नंबर का इकाई अंक का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना हो तो क्या होता है, वो दोनों हमेशा बराबर होते हैं। और दूसरा है कि जब भी 0 होता है तो 0 का भी स्थानीय मान और यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर्स यानी कि संख्याएं। नंबर इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी एंड यूज्ड इन मेकिंग कैलकुलेशन। संख्या का उपयोग मात्रा का प्रतिनिधित्व और गणना करने में किया जाता है। यानी कि जो भी नंबर्स होते हैं उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, मात्रा गणना करने यानी कि कैलकुलेशंस करने में और क्वांटिटी बताने में किया जाता है, ठीक है। तो संख्या क्या होता है, कोई भी एक अंक हो या फिर अंक का यानी कि कोई भी एक डिजिट हो या अंक का समूह हो, डिजिट का टोटल समूह भी को क्या कहते हैं हम लोग, संख्या कहते हैं। यानी कि अगर ये 1 है तो ये क्या हो गया, एक अंक है, यानी कि ये 1 डिजिट है तो ये क्या हो गया, ये 1 डिजिट नंबर हो गया। अगर यहाँ 2 1 है यानी कि ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर है तो ये क्या हो गया, हमारा 2 डिजिट नंबर्स हो गया, ठीक है। तो ये दोनों 1 डिजिट वाला हो या 2 डिजिट वाले हो या फिर 3 डिजिट वाले हो, ये सभी मिलकर के क्या होता है, संख्या ही कहलाते हैं, ठीक है। 2 डिजिट नंबर्स क्या होता है कि किसी संख्या का दहाई का अंक यानी कि 10th प्लेस और इकाई का अंक क्या हो, जैसे मान लो ये 1st प्लेस है और ये 10th प्लेस है, ठीक है। तो इसको मान लो हम लोग मान लेते हैं ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के जब बना तो इसको क्या हो गया, ये 2 डिजिट, यानी कि x के प्लेस पे अगर ये 2 है, y के प्लेस पे ये 1 है, तो दोनों मिलके क्या बना, 21 बना। तो 21 हुआ तो ये क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया। और जब भी निकालना हो, मान लो ऐसे निकालना हो कि सबसे बड़ा संख्या निकालना हो, सबसे कितने भी अंक का हो, 5 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, कहता है क्या कि मान लो कि निकालना है कि 5 डिजिट के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो जब भी ये क्वेश्चन अगर आता है तो क्या करेंगे, 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 5 डिजिट होने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 ये हो गया 5 डिजिट। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या है तो
हर जगह क्या करेंगे 9 पुट कर देंगे। तो 9 पुट कर दिए तो ये क्या हो गई, सबसे बड़ी क्या हो गई, संख्या हो गई। और वही जब अगर 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं n-1 यानी कि n यानी यहाँ पे हम अगर 5 डिजिट पूछा तो 5 - 1 = 4 यानी कि 1 के बाद टोटल 4 ज़ीरोज़ को बैठाने के बाद क्या हो जाता है, ज़ीरोज़ को रखने के बाद जो हो जाता है हमारा क्या बन जाता है 5 डिजिट की सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जाती है। और 5 डिजिट की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी, 5 डिजिट में 9 को 5 बार लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है 5 डिजिट नंबर हो जाता है। उसी तरह अगर 4 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे 4 टाइम्स 9 को लिखेंगे साथ में, तो ये हमारा क्या हो गया 4 डिजिट की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो 1 लिखने के बाद 4 - 1 = 3 यानी कि 1 के बाद हम लोग को 3 ज़ीरोज़ लिखने होंगे। तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या और ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी कि संख्या के प्रकार। तो पहला है हमारा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। द नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, इट डजंट इंक्लूड ज़ीरो। गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, इसमें ज़ीरो नहीं शामिल होता। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सभी जो हो जाते हैं यानी कि इन्फिनेटिव तक जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या हो जाती है, जिसमें ज़ीरो को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। द नंबर्स दैट इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। यदि प्राकृत संख्या में शून्य को मिला लिया जाए तो ऐसी संख्या को का समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनेटिव तक है, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है होल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटीजर्स पूर्णांक। एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर not a fractional number that can be positive, negative और ज़ीरो। प्राकृत संख्याएं उनकी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है पूर्णांक कहलाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनेटिव तक, उसके साथ साथ क्या है उसी के नेगेटिव यानी कि माइनस लगा हुआ रहे तो वो भी हमारा क्या हो जाता है पूर्णांक इंटीजर होता है, साथ में ज़ीरो भी होता है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होता। फ्रैक्शन मतलब 1/4 या 1/2 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। अब है हमारा इवन नंबर सम संख्या। अ होल नंबर दैट इज एबल टू बी डिवाइडेड बाई 2 into 2 इक्वल होल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसा संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए हमेशा तो वो हम क्या कहलाता है पूरी 2 से डिवाइड हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा इवन नंबर यानी सम संख्या। जैसे यहाँ 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा। फिर 4 है, 4 को भी 2 से अगर 2 2 जा 4 तो ये भी हो गया। 6 है तो 2 3 6 को डिवाइड किए 2 से तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो गया। फिर 8 को करेंगे तो 4 टाइम्स में, तो ये हमारा क्या होगा 2 से डिवाइड हो रहा है हर एक नंबर, तो वो हमारा नंबर क्या हो गया इवन नंबर यानी कि सम संख्या हो गया। अब नेक्स्ट है ऑड नंबर विषम संख्या। अ होल नंबर दैट इज नॉट एबल टू बी डिवाइडेड बाई 2 into 2 इक्वल होल नंबर्स। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, पूरी डिवाइड नहीं होता है, वो क्या हो जाता है विषम संख्या हो जाता है। जैसे 3 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 को करते हैं तो रिमेन क्या बच जाता है 1 हमारा रिमेन हो जाता है। तो क्या हुआ ये पूरी डिवाइड नहीं हुआ। 5 को भी अगर करते हैं तो क्या होता है 1 रिमेन बचता है, तो 1 अगर रिमेन फिर बच गया इसमें भी, यानी कि ये पूरी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये 3 5 7 9 11 13 आगे जो भी होगा वो सभी क्या हो जाएंगे ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या हो जाएगी।
अब नेक्स्ट है कंपोजिट एंड प्राइम नंबर, यानी कि भाज्य तथा अभाज्य संख्या। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे मान लो 12 है, ठीक है, तो 12 है, इसका क्या कहते हैं? 2 से ज़्यादा गुणनखंड। देखो 1 इंटू 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ये हो गया, फिर 2 6 से, तो ये दूसरा हो गया, फिर 3 से करते हैं तो 4 टाइम्स में होता है। तो क्या हो रहा है? 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड यानी फैक्टर्स हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा numbers that have only 2 factors 1 and themselves is known as prime number। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हों तथा स्वयं वह संख्या ही हो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसा नंबर जिसका क्या हो? केवल सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स हो? 2 ही फैक्टर्स हो, और उसमें एक से डिवाइड होता हो, ठीक है, एक हो और वो खुद हो। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे कर लो 2 है, ठीक है, तो 1 इंटू 2, एक बार ये 1 से कर सकते हैं और एक बार 2 से कर सकते हैं, तो यानी कि इसका क्या हो गया? 2 ही गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाया? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाया। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है हमारा? 2 ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। अ रेशनल नंबर इज अ नंबर that is in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। वे सभी संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q does not equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है कि जिसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हो, तो क्या हो जाता है? हम लोग को क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन यहाँ पर p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक यानी कि इंटीजर होना चाहिए। यानी कि इंटीजर क्या होता है? माइनस फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी होता है, लेकिन और 0 भी हो सकता है, लेकिन p सिर्फ हो सकता है 0। q क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो जब भी q नहीं होगा 0, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहलाएगा। तो एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे 1/3, 1/5, 2/5 भी लिख सकते हैं, या -1/3 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। ऑल दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q इज नोन एज इरेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। p by q यानी कि 1/3 के रूप में नहीं लिख सकते, 1/4 नहीं लिख सकते, माइनस में 1/5 नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का क्या? p by q के फॉर्म में जब भी रहे तो हो गया वो रेशनल नंबर, और p by q के फॉर्म में नहीं व्यक्त किया जा सकता है तो वो हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो एग्जांपल में √5, √4 तो नहीं होगा, √4 नहीं, √2, √5, √7, ये सभी हम लोग के क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए इरेशनल नंबर के। और रेशनल नंबर के एग्जाम्पल 1/3, 1/4, -1/5, ये सब रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हो गए। अब नेक्स्ट है सक्सेसर नंबर यानी कि उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परिवर्ती संख्या। ठीक है, द नंबर विच कम्स इमीडिएटली आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर नंबर। किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक अगली प्राकृत संख्या उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, तो परवर्ती संख्या या फिर उत्तरवर्ती संख्या यानी सक्सेसर नंबर किसको कहते हैं? कि कोई नंबर है, जैसे मान लो ये 5 है, ठीक है, इसके तुरंत बाद वाले जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे
सक्सेसर नंबर यानी कि उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या होगी। 5 के तुरंत बाद क्या होता है, 6 होता है। यानी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर के इन्फिनेटिव तक, 1 2 3 4 5 से लेकर टोटल इन्फिनेटिव तक जो भी है, उसके बाद जो भी संख्या आता है, इन्फिनेटिव के बाद तो कुछ आएगा नहीं, इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव है, तो यानी कि जितने भी नंबर हैं उसके तुरंत बाद जो भी नंबर आएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सक्सेसर नंबर यानी कि उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती संख्या कहेंगे। जैसे अब मान लो पूछता है 999 का सक्सेसर नंबर क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यानी कि 999 का सक्सेसर नंबर यानी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या क्या हो गया, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रीडिसेसर नंबर यानी कि पूर्ववर्ती संख्या। द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ नंबर इज नोन एज प्रीडिसेसर नंबर। किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक पहली प्राकृत संख्या उनकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे कि ही सक्सेसर नंबर में था कि जस्ट बाद वाला, ठीक है, जैसे ये नंबर है उसके जस्ट बाद वाले होगा तो वो हो जाएगा सक्सेसर, लेकिन यहाँ कहता है तुरंत पहले वाला, ठीक है, जस्ट पहले वाला जब रहेगा तो वो हो जाएगा प्रीडिसेसर। यानी कि नंबर में +1 कर देंगे तो वो हमारा सक्सेसर हो जाएगा, -1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा प्रीडिसेसर नंबर। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर हो और उसके बारे में पूछा जाए कि इसका प्रीडिसेसर नंबर क्या होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 का प्रीडिसेसर पूछा जाए तो 8 - 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 7। यानी कि 8 का प्रीडिसेसर नंबर हो गया 7 और सक्सेसर नंबर पूछा जाए तो +1 कर देंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन ले लो, कहता है 1000 है, 1000 का सक्सेसर नंबर है, उसका प्रीडिसेसर नंबर क्या होगा। ठीक है, तो 1000 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 1001, क्योंकि +1 कर देंगे। अब कहता है 1001 का प्रीडिसेसर करना, तो -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 ही हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, संख्याओं की संक्रिया। ठीक है, तो ये जो मैथ्स की जो मूल संक्रिया, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होती है वो यही 4 होती हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं जोड़ या संकलन कहते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन को क्या कहते हैं, घटाव या व्यवकलन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को गुना कहते हैं और डिवीज़न को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। तो यहाँ जोड़ क्या होता है, ठीक है, तो एडिशन यानी कि संकलन या जोड़ क्या होता है कि गणित की वह प्रक्रिया है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा संख्या या फिर किसी भी चीज़ यानी किसी भी थिंग्स को या फिर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक साथ मिलाकर गिनते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन यानी कि जोड़, संकलन कहते हैं। ठीक है, संकलन यानी जोड़ को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं, प्लस साइन से डिनोट करते हैं। किस साइन से डिनोट करते हैं, प्लस साइन से डिनोट करते हैं। और एडिशन का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को यानी कि प्रोडक्ट्स को, थिंग्स को या फिर किसी भी सामान को, ठीक है, एक साथ रख कर अगर गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। जैसे अब कह दिए कि बॉल है, ठीक है, तो बॉल 2 बॉल है, पेंसिल है तो पेंसिल 4 है, ठीक है, और बैट है, ठीक है, तो बैट कितना है, 5 है। अब पूछ रहा है कि टोटल जो प्रोडक्ट्स हो गए, सामान हो गए, वो कितने हैं हमारे पास, तो इसका 2 है, 2 + 4 पेंसिल है + 5 बैट है, तो यानी टोटल को अब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 + 4 9 + 2 = 11, यानी कि कितना हो गया, 11 हो गया। तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हो गए, 11 प्रोडक्ट्स हो गए। इसी तरह अगर पूछता है कि जैसे सम संख्या थे, इवन नंबर्स थे, तो ठीक है, इवन नंबर्स में क्या पूछ रहा है कि
मान लो पूछता है कि फर्स्ट पहला प्रथम n सम संख्याओं का योग बताना है, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर, यानी मान लो प्रथम 5 सम संख्या का जोड़ बताना हो, ठीक है। यानी कि तो क्या हो जाएगा, प्रथम सम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 2 4, क्योंकि 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 क्या है, विषम संख्या है। 2 4 6 8 और 10, ये हो गया सम संख्या है। तो ये कितना हो गया, टोटल 5। शुरू से जोड़ना था, शुरू से काउंट करना है, तो 2 4 6 8 10, ये क्या हो गया हम लोग का प्रथम, यानी कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स लिखे हैं 2 4 6 8 10, जिसको क्या करना है, ऐड करना है। जोड़ कितना हो जाएगा, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इज इक्वल टू कितना होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर पूछता है फर्स्ट 5 इवन नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 है वो हमारा क्या हो गया, इसको मान लो n है, तो एक फार्मूला इससे बनाते हैं n × n+1, ये हमारा फार्मूला है। तो n का मान यहाँ पर ये मतलब 5 डिजिट निकालना है, तो यहाँ 5 दिए, और यहाँ पे भी n क्या हो गया, 5 ही पुट करेंगे +1, यानी 5 + 1 6 × 5 = 30। ये हमारा क्या हो गया, आंसर सेम आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। जब भी अगर निकालना हो फर्स्ट 5 इवन नंबर या फर्स्ट n इवन नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर का मान निकालना हो, तो वो उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, n × n+1, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, n × n+1। इसी तरह पूछता है कि विषम संख्याओं का योग बताना हो, तो जब भी ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर अगर करना हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है n²। तो ऑड नंबर कौन कौन हो गए, 1 3, हाँ मान लो फर्स्ट 3 ऑड नंबर का बताना है, तो 1 3 5 है, ठीक है। तो n² है, यानी कि ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसको ऐड करके भी देखो, 5 + 3 8 + 1 = 9। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है एक और क्वेश्चन कर लो, n तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। मान लो कहता है टोटल प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, n तक है, n मान लो यहाँ पे 10 है, ठीक है, n = मान लो यहाँ पर 10 है अगर, और कहता है टोटल 10 तक का नेचुरल नंबर का क्या करना है, योग बताना है। n तक का योग बताना है, तो योग बताने के लिए इसके लिए फार्मूला था n × n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या हो गया, 10, और यहाँ हो गया 10 + 1/2, तो ये 2 से कटा 5, तो इसका आंसर क्या होगा, 55 आंसर आता है, ठीक। अब हम लोग इसी को प्रूफ करके भी देख लेते हैं कि ये फार्मूला पर फिट आ रहा है या नहीं। तो कह रहा है क्या कि नेचुरल नंबर है 10 तक है, उसका जो जोड़ होगा, एडिशन होगा, वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को इसका आंसर क्या है, 55 आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐड करके देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करते हैं, 5 + 4 9 10 15, ये इधर हो गया, और इधर क्या हो गया, 9 + 8 17, और 17 और 6, 17 + 6 23 + 7 33 + 1 40, तो 15 + 40 = हो गया हमारा 55, यानी कि ये फार्मूला भी सही है। तो यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर के लिए सम पूछा जाए तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, n × n+1/2, ठीक है। n सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा क्या, n × n+1। और जब भी इवन नंबर के लिए पूछा जाए तो n × n+1 फार्मूला यूज़ करेंगे, ऑड नंबर के लिए हुआ तो n², और नेचुरल नंबर के लिए हुआ तो n × n+1/2, ये हम लोग का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन, व्यवकलन, जिसको हम लोग व्यवकलन कहते हैं सब्सट्रैक्शन को, या इसको घटाव भी कहते हैं। तो सब्सट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा समूह हो, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का समूह हो, ठीक है, उसमें से क्या करते हैं, कुछ चीज़ को बाहर निकाल कर हटा देते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन यानी व्यवकलन हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन को हम लोग माइनस साइन से डिनोट करते हैं। इसका साइन क्या होता है, माइनस का ऐसे साइन होता है, और एडिशन का क्या होता है, प्लस साइन होता है, ठीक है। तो अब जैसे मेरे पास क्या है, 10 मैंगोज़ हैं, ठीक है, 10 मैंगोज़ हैं, ठीक है, और 20 एप्पल्स हैं, ठीक है। अब टोटल मेरे पास कितने प्रोडक्ट हो गए, 30। अब कह रहा है कि इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि 5 मैंगो को हटाना है, ठीक है, 5 मैंगो और 5 एप्पल को हटाना है, ठीक है, 5 मैंगोज़ और 5 एप्पल को हटाना है, यानी कि 10 प्रोडक्ट को यहाँ से हटाना है, और टोटल प्रोडक्ट कितना है, 30 है। तो यहाँ से ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्रोडक्ट हमारे पास बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन क्या हो गया, किसी भी समूह, ठीक है, किसी भी समूह से किसी भी चीज़ को हटाना, निकाल कर अलग कर देना और उसको काउंट नहीं करना, वो हम लोग का क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन यानी कि व्यवकलन हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 50 बकरी का झुंड है, जिसमें से क्या करते हैं, 10 बकरी को हम लोग निकाल देते हैं। जैसे 50 गोट्स हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग क्या किए, 10 गोट्स को क्या किए, हटा दिए, ठीक है। तो कितना से हम लोग के पास रिमेन बच गया, 40 गोट्स हमारे पास रह गए। तो ये क्या हो गया हमारा व्यवकलन, सब्सट्रैक्शन। और अगर किसी चीज़ को हम लोग अटैच करके साथ में काउंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का एडिशन हो जाएगा, यानी कि संकलन, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि किसी संख्या का, कोई भी संख्या उसको समान रूप से कितना बार दोहराया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग गुना का साइन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी नंबर है, जैसे ये 12 है, ठीक है। अब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 का जो दोहराव हो रहा है वो कितने बार हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। तो 12 + 12 + 12 + 12, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये 5 60 हो गया टोटल। 12 को 5 बार ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, 60 हो गया। वही 12 को 5 से मल्टीप्लाई भी करके देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग को 60 ही आता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ, क्या हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट का, मतलब किसी भी संख्या है उसका समान रूप से क्या हो, पुनरावृत्ति हो, दोहराव हो, तब क्या वो कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन। पुनरावृत्ति, किसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए, संख्या की, ठीक है। कोई भी संख्या हो उसकी पुनरावृत्ति हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, गुना कहते हैं, यानी कि दोहराव, पुनरावृत्ति करना क्या कहलाया, गुना कहलाया। किसका पुनरावृत्ति या दोहराव हो रहा है, तो संख्या का, किसी भी संख्या का समान रूप से, एक समान रूप से दोहराव किया जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। और ये जो भी गुना करते हैं दोनों प्रोडक्ट को, तो ये क्या कहलाता है, गुणनफल कहलाता है, ठीक है। जो इसका आंसर आ जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, गुणनफल कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिवीज़न। डिवीज़न यानी कि भाग को डिनोट किससे करते हैं, ये सिंबल होता है भाग का, ठीक है। जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो क्या कहलाता है, भाग कहलाता है। यानी कि कोई संख्या है उसको हम लोग किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, भाग कहलाता है। और ये भाग का सूत्र होता है, यानी फॉर्मूला होता है
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ भाज्य मतलब डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड मतलब जिसको भाग दिया जाए, ठीक है। तो इसको मान लो ये ए है, ठीक है, इसको ए मान लो, और भाजक यानी कि डिविज़र, जिसको भाग दिया जाए, ठीक है, जिससे भाग दिया जाए वो हो गया, क्या हो गया, डिविज़र। और डिविडेंड क्या होता है, जिसको भाग दिया जाए, ठीक है। और ये भागफल को हम लोग क्या कहते हैं, कोशेंट, QUOTI, कोशेंट, जिसका मतलब होता है ये रिज़ल्ट, हाँ, भाग देने के बाद क्या रिज़ल्ट बचता है। और जो भाग नहीं लगता है उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है, शेषफल कहते हैं। तो जैसे ये प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो ये 10 है, ठीक है, नहीं 10 नहीं, इसको मान लो ये 11 है, ठीक है। 11 को अब हम क्या कर रहे हैं, 5 से डिवाइड करना है हमको। तो यहाँ पर ये हो गया 10 और ये हो गया 1, ठीक है। तो ये 5 हमारा क्या हो गया, जिससे भाग दिया जाए, यानी कि ये भाग देने के लिए है, किसको भाग दे रहे हैं, 11 को किससे भाग दे रहे हैं, 5 से दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डिविडेंट, ये हो गया डिविडेंट, और ये हो गया डिवाइज़र, और ये क्या हो गया, कोशेंट, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर, यानी कि 1 जो है रिमेन बच गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक संख्या है 10 4 3, ठीक है। इसको भाग देने के पर जो होता है शेष भागफल यानी कि कोशेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, 11 होता है, और रिमाइंडर जो हमारा होता है वो 20 होता है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डिवाइज़र क्या होगा, ये हो गया हमारा, ये हो गया डिविडेंड, हाँ। अब यहाँ पर क्या करना है, डिविज़र निकालना है। तो डिविज़र निकालने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइडेंड क्या है, 10 43 इज़ इक्वल टू, डिविज़र को तो निकालना ही है, तो क्वेश्चन मार्क इनटू कोशेंट कितना दिया हुआ है, 11 प्लस रिमाइंडर 20 है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये जो रिमाइंडर है इसको क्या कर रहे हैं, इक्वल टू के इधर साइड ले आ रहे हैं। तो 10 43 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 23 इज इक्वल टू वॉट इंटू 11। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 93, यानी कि हमारा जो डिविज़र आया उसका आंसर कितना हो गया, 93 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि जिसमें दिया हुआ रहे है कि भाज्य दिया हुआ है या फिर भाजक दिया हुआ है, यानी कि डिविडेंड दिया हुआ है या डिवाइज़र दिया हुआ है या क्वोशिएंट दिया हुआ है, और वहाँ पर किसी एक का जो है सो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वो निकालना हो, तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आसानी से डिवाइड करने का कुछ रूल्स को जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 से डिवाइड करने का नियम क्या होता है, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के लिए रूल, ठीक है। तो इसके लिए रूल क्या है, जब भी कोई संख्या का इकाई अंक यानी कि वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 या फिर कोई सम संख्या होगा तो क्या होगा, वो पूरी 2 से डिवाइड हो सकता है। यानी कि जब भी कोई नंबर दिया हुआ हो और उस नंबर के इकाई यानी वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 या फिर सम संख्या हो, तो क्या हम समझेंगे कि उस संख्या को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, 9 7 5 3 2 है, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करके भी देख लो,
ये पूरा पूरी कट गया, कुछ से रिमेन नहीं बच रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा 2 से डिवाइड करने का रूल हो गया। तो 2 से डिवाइड करने के लिए रूल क्या है, वंस प्लेस पर कोई भी नंबर के वंस प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 या फिर सम संख्या हो तो क्या होगा, वो 2 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट है 3 से डिवाइड करने का रूल। ठीक है, 3 से डिवाइड के लिए रूल क्या है, अब 3 से डिवाइड करने के लिए रूल है कि जब कोई संख्या का सभी अंक, यानी कोई संख्या दिया हुआ है उसका सारा अंक को जब ऐड करेंगे, वो जो ऐड होने के बाद जब 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम समझेंगे कि वो पूरा संख्या जो है वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक नंबर है 75684 है। ठीक है, अब इसका जो टोटल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7 + 5 + 6 + 8 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। तो अब 30 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अब हम लोग ये मान सकते हैं कि ये 75684 जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लो, 963421 है। ठीक है, तो इसमें 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू 25। लेकिन 25 जो है 3 से पूरी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमेन इसमें क्या बच जाता है, इसमें रिमेन 1 हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा और ये 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरा इसका जो एडिशन था वो 3 से डिवाइड हो चुका है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये 3 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसका जो टोटल नंबर का जो एडिशन है वो क्या हो रहा है, 3 से पूरी डिवाइड नहीं हो पा रही है, रिमेन बच रहे हैं, रिमेन 1 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। और जिसका भी पूरा एडिशन 3 से डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम क्या समझेंगे कि वो 3 से भी डिवाइड होगा। यानी कि यदि कोई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, अब है नेक्स्ट है 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, यानी कि 4 से डिवाइड के लिए रूल है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड का रूल क्या है, यदि दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वो क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि मान लो ये संख्या है 156764, तो ये लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो अगर जो होगा 4 से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम क्या मानेंगे कि ये जो है 4 से डिवाइड हो सकता है। यानी कि कोई भी दी गई संख्या जो 4 से विभक्त कब होगी, जब उसका दहाई और इकाई का जो अंक है से जो बनी संख्या है वो 4 से पूरी डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि 64 है तो ये 4 से डिवाइड हो सकती है। देख लो 16 टाइम्स में 64 डिवाइड होता है 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा होल जो नंबर है वो डिवाइड होगा, किससे होगा, 4 से। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5 से डिवाइड का रूल। ठीक है, तो 5 से डिवाइड के लिए रूल है कि यदि किसी दी गई संख्या का इकाई का अंक, इकाई वंस प्लेस पर क्या हो, 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 0 या 5 रहेगा तो वो क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 50 है तो 50 यहाँ 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, या फिर 40 है तो 5 से ये भी डिवाइड होगा, या 55 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, या 65 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स में। तो ये क्या हो गया, 5 से डिवाइड का रूल हो गया। ठीक है, अब है
6 से डिवाइड करने का रूल, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करने का रूल क्या है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो समझेंगे हम लोग क्या कि वो 6 से भी डिवाइड होगा। यानी कि 2 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 या फिर कोई सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। और 3 से डिवाइड करने के लिए क्या हो, उसका जो योग हो यानी कि एडिशन हो, टोटल एडिशन जो हो वो क्या होना चाहिए, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तब भी वो 3 से डिवाइड होगा। तो जब भी कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो हम समझेंगे कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब है 7 से डिवाइड करने का रूल। 7 से डिवाइड करने के लिए रूल है, क्या है, तो यदि इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या क्या होगी, 7 से विभक्त होगी। यहाँ मान लो एक संख्या है 882, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि कोई इकाई का अंक को छोड़कर, यानी इकाई के अंक पर क्या है, यानी वंस प्लेस पर यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब बचा क्या, 88 बचा, 2 को हटा दिए, ठीक है। तो शेष बची संख्या में से मतलब 88 में से क्या करेंगे, इकाई का अंक का, यानी कि इकाई अंक क्या है 2 का 2 गुना घटा देने पे -2 का क्या, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का 2 गुना था, ठीक है। तो 2 का 2 गुना यानी कि इकाई के अंक का 2 गुना को घटा देने के बाद जो बचता है संख्या 7 से अगर विभक्त हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, तो हम समझेंगे कि वो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे 88 - 4 = कितना हो जाएगा, 84। तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 12 टाइम्स में ये डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि हम समझेंगे कि 882 जो नंबर है वो क्या है, 7 से डिवाइड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग 9 से डिवाइड करने का रूल, ठीक है। 9 से डिवाइड करने के लिए रूल क्या है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कि जैसे 3 में था कि उसका टोटल 3 से डिवाइड करने के लिए क्या था, टोटल नंबर का एडिशन अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। तो उसी तरह से 9 में भी है कि टोटल नंबर जो होगा वो अगर डिवाइड हो रहा है तो वो हो जाएगा डिवाइड, जैसे कि 7, 5, 4, 6, 2, 3 नंबर है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसका टोटल ऐड करते हैं, 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 = 27 है। ये 9 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो ये क्या हो गया, हम समझेंगे कि अब ये भी नंबर जो है 9 से पूरी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 11 से डिवाइड करने का रूल, ठीक है। तो 11 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल है, 11 से डिवाइड करने के लिए रूल इसमें है कि जब कोई संख्या क्या होनी चाहिए, 11 से कब डिवाइड होगी, जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों पर के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर क्या हो, 0 हो तथा 0 हो अथवा क्या हो, 11 से पूरी डिवाइड हो रहा हो, तो वो हम लोग क्या समझेंगे कि वो 11 से विभक्त हो सकता है। यानी कि मान लो कोई संख्या है, ठीक है, 9, 3, 8, 2, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि सम स्थान पर, ठीक है, तो यहाँ पर काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सम पर कौन सा हो गया, इवन पर कौन कौन हो गया, 4, 8 और ये इवन हुआ, ठीक है।
और ऑड, ये ऑड हो गया। तो दोनों का जो इवन और ऑड का योग का जो डिफरेंस हो जाएगा, एडिशन का जो डिफरेंस हो जाएगा, वो अगर 0 आता है या जो डिफरेंस बचता है वो डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो जाता है तो हम समझेंगे कि वो पूरा होल नंबर जो है वो क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर पहले 9 + 8 + 4, एक ये करो और एक 3 + 2 + 5 को ऐड करते हैं दोनों को, ये हो गया 21। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 11। तो ये 11 जो डिफरेंस है ये 11 से डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। तो 11 से डिवाइड हो रहा है यानी कि ये जो टोटल नंबर है ये क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं कि मान लो एक दिया हुआ क्वेश्चन है 1y 3y 6, ये जो नंबर है ये 11 से क्या हो रहा है, 11 से विभक्त हो रहा है, ठीक है, मतलब डिवाइड हो रहा है पूर्णतया, ठीक है, पूरी तरह से क्या हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमको अब y का मान निकालना है, मतलब y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले y 3y 6, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, सम को सम के साथ और विषम को विषम के साथ पहले ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 3, इसको ऐड करें और इस दोनों को ऐड करें तो ये क्या होगा 6 3 9 + 1 10, ठीक है। और ये हो गया y + y 2y, तो इस दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 होना चाहिए। तब यहाँ पे 10 - 2y, तो यहाँ = 0, तो 10 = 2y हो गया। तो यहाँ पे y = क्या हो गया, 5। तो इसका आंसर हम लोग को क्या आया, 5 आंसर आ गया, ठीक है। तो अब जान गए हम लोग कैसे 2 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है। 2 से डिवाइड करने के लिए होता है कि वंस प्लेस यानी इकाई के स्थान पर अंक पर 0 2 4 6 8 या कोई सम संख्या होगा तो वो पूरी डिवाइड हो जाएगा 2 से। और 3 से डिवाइड करने के लिए क्या है, दिया हुआ जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग जो होगा अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम समझेंगे कि वो भी संख्या क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। और 9 का भी यही रूल है कि जो संख्या दिया हुआ है उसके टोटल योग जो होंगे 9 से अगर डिवाइड होते हैं तो वो हम समझेंगे कि 9 से डिवाइड होगा। 4 से क्या होता है, 4 से डिवाइड करने के लिए था कि जब भी कोई संख्या होगा उसका इकाई और दहाई का जो अंक बनता है, इकाई और दहाई के मिलने से जो अंक बनता है वो अगर क्या हो 4 से डिवाइड हो तो क्या हो जाएगा, 4 से वो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और 5 से डिवाइड करने का रूल क्या था कि जब भी वंस प्लेस यानी इकाई के प्लेस पे 0 या 5 रहेगा तो हम समझेंगे कि वो 5 से डिवाइड होगा। और 6 से डिवाइड करने के लिए रूल है कि 2 और 3 दोनों संख्या से जो भी डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड करने के लिए रूल है, क्या रूल है कि इकाई का अंक यानी कि 7 मतलब जब भी कोई नंबर है उसका जो है इकाई का अंक को छोड़कर जो बाकी जो नंबर बच जाता है उसमें से क्या करेंगे, इकाई के अंक का 2 गुना करके घटा देंगे। जो घटने के बाद जो बचता है वो अगर 7 से डिवाइड होता है तो हम समझेंगे कि वो टोटल संख्या जो हो जाएगी वो क्या होगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। फिर 9 से डिवाइड करने का रूल बता ही चुके हैं, जैसे 3 का रूल है कि टोटल नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करने के बाद जो भी 9 से डिवाइड अगर पूरी हो जाता है तो हम समझेंगे कि वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। फिर 11 से डिवाइड यानी 11 से डिवाइड करने के लिए रूल है कि इवन और ऑड नंबर वाले जो भी डिजिट्स होंगे उसको एक एक साइड करके ऐड करने के बाद जो उस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा वो क्या होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर वो जो डिफरेंस आता है वो 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम समझेंगे कि वो क्या होगा, 11 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।